हेलो बच्चों, मैं हूं रोहित मिश्रा और आप देख रहे हैं तक्षशिला। तो आज हम बात करने वाले हैं तक्षशिला में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के सेकेंड पार्ट के बारे में, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अभी तक हमने देखा कि ह्यूमंस में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है नर्वस सिस्टम की मदद से। ठीक है, अभी ह्यूमंस का और एक पार्ट बाकी है कोऑर्डिनेशन का, जो कि है एंडोक्राइन सिस्टम या फिर हार्मोन इंड्यूस्ड कोऑर्डिनेशन, जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन आज हम पढ़ेंगे प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। तो प्लांट्स में तो नर्वस सिस्टम होता नहीं है, ठीक है, ना उनमें न्यूरॉन्स होते हैं, ना ही ब्रेन होता है। तो ये कैसे अपने आप को, अपने मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करते हैं, कैसे इनके सब फंक्शंस जो है वो होते हैं सही सही, तो उसी के बारे में आज हम जानेंगे। और बहुत कुछ जानने को है आज। ठीक है, हमारे जो प्लांट्स हैं, आप अपने घर के बालकनी में या फिर टेरेस पे जो प्लांट्स उगाते हैं उनके बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्लांट्स में मेनली जो है दो प्रकार के मूवमेंट हमें देखने को मिलते हैं, जो है ग्रोथ डिपेंडेंट और ग्रोथ इंडिपेंडेंट। मतलब ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स मैंने आपको ये पिछले लेक्चर में समझाया था। ऐसे मूवमेंट्स जो कि ग्रोथ पे डिपेंड करते हैं, उन मूवमेंट्स के होने के लिए हमें ग्रोथ होना जरूरी है, ग्रोथ का होना जरूरी है उन मूवमेंट्स के होने के लिए। जैसे कि अगर कोई प्लांट है और उसको धूप के दिशा में मुड़ना है, एक मूवमेंट करना है, धूप के दिशा में उसको मुड़ना है, तो उसके लिए प्लांट के स्टेम का ग्रो होना इंपॉर्टेंट है। और एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे कि अगर कहीं पानी है, जमीन में कहीं दूर पानी है और उस प्लांट को पानी चाहिए, यूज करना है उस पानी का, तो उसके रूट्स को ग्रो होना होगा पानी तक के लिए। ठीक है, तो इस मूवमेंट में हमें ग्रोथ की जरूरत पड़ती है। अब नेक्स्ट मूवमेंट है ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। मतलब ऐसे मूवमेंट्स जो कि ग्रोथ पर निर्भर नहीं है। ऐसे में मूवमेंट देखने को मिलते हैं जैसे कि छुई मुई प्लांट है, जिसे हम टच मी नॉट प्लांट कहते हैं। अगर हम उसे टच करें तो उसके लीव्स जो है क्लोज हो जाते हैं और उसका स्टेम नीचे झुक जाता है। तो इसके लिए उसे बढ़ना नहीं पड़ा, उसके किसी भी पार्ट ने ग्रोथ को शो नहीं किया, लेकिन मूवमेंट तो हुआ है। तो इसे हम ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट कहते हैं। ज्यादातर एनिमल्स में ऐसे मूवमेंट देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स में भी हमें ऐसे मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि बहुत सारे इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं, जब भी उनके लीव्स के बीच में या फिर जो ऑर्गन है इंसेक्ट पकड़ने के लिए, वहां अगर इंसेक्ट आके बैठता है तो जल्दी बंद हो जाता है वो पार्ट, और फिर वो इंसेक्ट उसी में फंसा रह जाता है। तो इस मूवमेंट में भी जो है ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है स्लाइड में। एग्जाम्पल दिया गया है ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट का। डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ सीडलिंग इज कॉज्ड बाय ग्रोथ। ठीक है, जैसे सीड है, वो सीडलिंग को जन्म देगा, और सीडलिंग जो है समझिए यहाँ से सन का धूप आ रहा है तो उसी डायरेक्शन में बढ़ेगा। तो ये क्या हो गया, डायरेक्शनल मूवमेंट हो गया और ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट हो गया। फिर ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, मैंने आपको बताया कि छुई मुई प्लांट का लीव्स जो है क्लोज हो जाते हैं जब हम उसे टच करते हैं, तो उसमें ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट है। देखिए, अब हम पढ़ते हैं नेस्टिक मूवमेंट मतलब क्या। नास्टिक मूवमेंट मतलब द मूवमेंट्स विच आर नॉट ग्रोथ डिपेंडेंट। ठीक है, हमने अभी खाली एक टर्म पढ़ा था या फिर एक सेंटेंस पढ़ा था कि ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। ऐसे ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स को नास्टिक मूवमेंट कहा जाता है। मतलब उनको एक टर्म से स्पेसिफाई किया जाता है उस मूवमेंट को, इसे कहते हैं नास्टिक मूवमेंट। तो अब कोई भी आपसे पूछेगा कि व्हाट इज नास्टिक मूवमेंट, तो आप क्या कहेंगे, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। मतलब ग्रोथ पे डिपेंड नहीं करने वाले मूवमेंट्स, ऐसे को नास्टिक मूवमेंट कहते हैं। दिस मूवमेंट्स ऑकर इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई, बट द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाई। ठीक है, ऐसे जो मूवमेंट है वो इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई की वजह से होते जरूर हैं, लेकिन वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करते हैं। मतलब अगर मैंने इस लीफ को, मिमोसा प्लांट के इस लीफ को मैंने छुआ, या फिर हम जिसे टच मी नॉट प्लांट कहते हैं उसके प्लांट की लीफ को मैंने छुआ, तो मैंने स्टिमुलाई दिया,
और इस स्टिमुलाई की वजह से एक्शन होगा, उसमें मूवमेंट जरूर होगा, लेकिन वो मेरे स्टिमुलाई के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, जब मैं यहाँ टच करूंगा तो ये लीव्स भी बंद हो जाएंगे, ये लीव्स भी बंद हो जाएंगे और स्टिम भी नीचे झुक जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो प्लांट्स में ये मूवमेंट्स है ये स्पेसिफाइड नहीं है। ठीक है, अच्छी तरह से कंट्रोल और कोऑर्डिनेटेड नहीं है, बिकॉज इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन थोड़े कम लेवल का है एज कम्पेयर टू एनिमल्स। इनमें ऐसे हमें स्पेशलाइज्ड और कोऑर्डिनेटेड कंट्रोल मूवमेंट, अच्छे से कोऑर्डिनेटेड कंट्रोल मूवमेंट कहना अच्छा होगा, वो हमें नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, हमने टच किया कहीं भी, लेकिन आजू बाजू के या फिर एक बहुत ज्यादा एरिया के लीव्स मूवमेंट करेंगे। तो क्या हमने यहाँ सीखा है कि नास्टिक मूवमेंट्स मतलब जो ग्रोथ पे डिपेंडेंट नहीं है, और ये होते जरूर है इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई की वजह से, लेकिन ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करते हैं इन्वायरमेंट के स्टिमुलाई के। ओके, देखिए, इन्वायरमेंटल triggers such as light or gravity changes the direction of the plant parts grows in. These directions or trophic movements, these directional or trophic movements can be either towards stimulus or away from the stimulus. तो आपको क्या बात याद रखनी है, डायरेक्शनल मूवमेंट को क्या कहेंगे हम, ट्रॉफिक मूवमेंट्स। डायरेक्शनल मूवमेंट को हम कहेंगे ट्रॉफिक मूवमेंट, और जो ऐसे मूवमेंट्स होते हैं वो इन्वायरमेंट में जो स्टिमुलाई हो रहा है उसके डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, या फिर उस जहाँ जो स्टिमुलाई हो रहा है उसके दूर जाने का कोशिश करते हैं, या फिर उसके पास आने का। जैसे कि कोई प्लांट अगर ऐसा केमिकल सेंस कर ले जिससे उसके पार्ट्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जिससे वो प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो प्लांट उस केमिकल को सेंस करके दूसरे जगह मूवमेंट, उस केमिकल से दूर मूवमेंट करेगा। लेकिन अगर कोई प्लांट सेंस करे कि यहाँ धूप आ रही है तो वो उसके पास जाने की कोशिश करेगा प्लांट। ठीक है, तो ऐसे ट्रॉफिक जो मूवमेंट होते हैं उनमें हमें ग्रोथ देखने को मिलता है। ठीक है, द ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड ट्रॉफिक मूवमेंट। तो ऐसे मूवमेंट्स जिनमें ग्रोथ इन्वॉल्व है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो ग्रोथ हो रहा है या फिर मूवमेंट हो रहा है, तो हम उसे ट्रॉफिक मूवमेंट कहेंगे। समझ में आ गया आपको? तो हमने क्या सीखा है अभी तक? हमने देखा कि ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट होता है, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट होता है। तो ऐसा मूवमेंट जिसमें ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है और वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे मूवमेंट को हम नेस्टिक मूवमेंट कहेंगे। फिर हमने देखा कि ट्रॉफिक मूवमेंट्स क्या होते हैं। ट्रॉफिक मूवमेंट्स ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जो एक ग्रोथ इन्वॉल्व कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ट्रॉफिक मूवमेंट्स, यहाँ उसका डेफिनेशन दिया गया है, द मूवमेंट्स विच आर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन रिलेशन टू द स्टिमुलस आर कॉल्ड ट्रॉफिक मूवमेंट। जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है स्टिमुलस के वजह से, उसे हम ट्रॉफिक मूवमेंट कहेंगे। ट्रॉफिक मूवमेंट्स हैपन एज द रिजल्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ अ प्लांट पार्ट और इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, ये मूवमेंट्स क्यों हो रहे हैं? बिकॉज उसमें ग्रोथ इन्वॉल्व है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ट्रॉफिक मूवमेंट। ठीक है, अभी 4 टाइप के ट्रॉफिक मूवमेंट है जो हम आज देखेंगे। चलिए पहला देखते हैं। एक है जियोट्रॉफिक मूवमेंट। जियो का मतलब क्या है? धरती। जियोग्राफी हम पढ़ते हैं, तो जियो का मतलब धरती है, तो आपको ऐसे याद रखना है, जियोट्रॉफिक मतलब धरती की ओर मूवमेंट। जो प्लांट्स के रूट हैं वो क्या करते हैं? पॉजिटिव जियोट्रॉफिक मूवमेंट दिखाते हैं, और जो प्लांट का जो स्टेम है या फिर शूट है वो नेगेटिव जियोट्रॉफिक मूवमेंट दिखाता है। मतलब क्या है इस बात का? देखिए, ऐसा मूवमेंट जो कि अर्थ की तरफ हो या फिर इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी हो, तो ग्रेविटी की दिशा में हो। ग्रेविटी कहाँ खींच रही है हमको? धरती के ओर खींच रही है ग्रेविटी। तो इजीली हम ऐसा समझ सकते हैं, ऐसा मूवमेंट जो धरती की ओर हो उसे हम क्या कहेंगे? जियोट्रॉफिक मूवमेंट। तो रूट क्या कर रहा है? वो धरती की ओर बढ़ रहा है। ओके, ऐसे हमने इस प्लांट को देखिए हॉरिजॉन्टल रखा है, तो इसमें हमें इजीली दिख रहा है जो रूट्स हैं वो धरती की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो इसका शूट है या फिर इसका स्टेम है वो धरती से दूर जाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए जो धरती की ओर होगा उसे हम पॉजिटिव जियोट्रॉफिक कहेंगे, और धरती से दूर होगा उसे हम नेगेटिव जियोट्रॉफिक कहेंगे। ठीक है, ये यही लिखा है स्लाइड में, आप पढ़ लीजिए पॉज करके। अब सेकेंड टाइप का हम मूवमेंट देखते हैं, फोटोट्रॉफिक मूवमेंट। फोटो मतलब क्या हुआ? फोटोन शब्द से बना हुआ है। फोटोन मीन्स लाइट के जो पैकेट्स होते हैं,
उन्हें फोटोन या फिर क्वांटा कहा जाता है। तो फोटोट्रॉफिक मूवमेंट्स का मतलब होता है ऐसे मूवमेंट्स जो फोटोन की तरफ हो, मतलब सूर्य की तरफ हो या फिर लाइट की तरफ हो। तो प्लांट्स को लाइट कहाँ से मिलती है? सन से। तो ऐसे मूवमेंट्स जो सनलाइट की तरफ होंगे उसे हम कहेंगे फोटोट्रॉफिक मूवमेंट्स। ट्रॉफिक मूवमेंट मतलब डायरेक्शन वाला मूवमेंट, और फोटो मतलब सन या फिर लाइट की तरफ। तो ऐसे मूवमेंट्स जो सनलाइट की तरफ होंगे उसे हम फोटोट्रॉफिक मूवमेंट करेंगे। तो आप मुझे बताइए कि कौन सा पार्ट है जो सन लाइट की तरफ जाने की कोशिश करता है? वो है प्लांट का स्टेम। तो प्लांट का जो स्टेम है वो हमें पॉजिटिव फोटोट्रॉफिक मूवमेंट दिखाता है, और नॉर्मली जो प्लांट्स के रूट होते हैं वो नेगेटिव फोटोट्रॉफिक मूवमेंट दिखाते हैं। क्यों? बिकॉज प्लांट के पार्ट जो रूट्स हैं वो फोटोसिंथेसाइज नहीं करते हैं, तो उन्हें लाइट की कोई जरूरत नहीं है। तो वो क्या करते हैं? जमीन की ओर जाते हैं, बिकॉज उनको जमीन से काम है, उनको जमीन में से वाटर लेना है, न्यूट्रिएंट्स लेना है, और इसीलिए वो अर्थ की तरफ बढ़ते हैं। और जो प्लांट के स्टेम है वो लाइट या फिर सनलाइट की दिशा में बढ़ता है, तो इसे हम फोटोट्रॉफिक मूवमेंट कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो मूवमेंट्स हैं ये कैसे हो रहे हैं, मतलब जो सन की ओर मूवमेंट है वो कैसे हो रहा है। देखिए, अब मैं एक स्टेम आपको बना के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक स्टेम है। तो क्या हो रहा है यहाँ? प्लांट में जो ग्रोथ है वो या फिर प्लांट के जो शूट एरिया में जो ग्रोथ है वो मेनली ऑक्सीजन की वजह से होता है। एक प्लांट का हार्मोन है। अब हार्मोन क्या होता है, प्लांट हार्मोन्स क्या है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अब अभी के लिए याद रखिए कि प्लांट्स में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो ज्यादातर हार्मोन्स की वजह से होता है। तो एक हार्मोन है जिसका नाम है ऑक्सिन, और उसी की वजह से जो है प्लांट में ग्रोथ होता है। तो यहाँ से जो सनलाइट आ रही है यहाँ से, और ये प्लांट का स्टेम बढ़ रहा है, तो जिस पार्ट पे सनलाइट पड़ रहा है प्लांट के, यहाँ पर सनलाइट पड़ रहा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ जो है, यहाँ का ऑक्सीजन या फिर यहाँ के सेल्स में जो ऑक्सीजन है, हार्मोन, वो क्या हो जाएगा? डिफ्यूज हो जाएगा कहाँ की तरफ? इस वाले पार्ट की तरफ। ठीक है, तो यहाँ के सेल्स, यहाँ वाले सेल्स में जो ऑक्सीजन था वो क्या हो जाएगा? डिफ्यूज हो जाएगा इस पार्ट के सेल्स में। ओके, यहाँ के सेल्स में वो हार्मोन डिफ्यूज हो जाएगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन तो ग्रोथ करेगा, चाहे वो कहीं भी हो। तो यहाँ का जो स्टेम है वो क्या होगा? यहाँ सेल डिवीजन होगा बहुत सारा, और स्टेम, यहाँ का स्टेम बढ़ता जाएगा, यहाँ का ये वाला स्टेम रुका रहेगा इसी हाइट पे। तो क्या हो जाएगा? स्टेम जो है बेंड हो जाएगा इस साइड में, ऐसे बेंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ का ग्रोथ, इस वाले पार्ट का ग्रोथ स्लो होगा, यहाँ वाले पार्ट का ग्रोथ फास्ट होगा, और इसकी वजह से स्टेम बेंड हो जाएगा। कहाँ बेंड हो जाएगा? सनलाइट की ओर। ओके, तो इस वजह से जो है स्टेम सनलाइट की ओर बेंड हो जाता है, बिकॉज जो ऑक्सीजन है वो स्टेम के उस पार्ट से, कौन से पार्ट से? जहां सनलाइट पड़ रहा है, उस पार्ट से डिफ्यूज हो जाता है उस साइड में जहां सनलाइट नहीं मिल रहा है। तो सेकेंड वाला जो पार्ट है उसमें ग्रोथ बहुत जल्दी होती है और स्टेम बेंड हो जाता है सनलाइट की ओर। ठीक है, तो हमने देखा कि प्लांट हार्मोन यहाँ लिखा हुआ है, देखिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करता है? सेल डिवीजन बढ़ा देता है, मतलब ग्रोथ जल्दी जल्दी करता है, और इसकी वजह से जो है प्लांट ग्रो कर पाता है। स्लाइड पढ़ लीजिए आप, वही लिखा है स्लाइड में भी। आगे देखिए, हाइड्रोट्रॉफिक मूवमेंट्स। हाइड्रोट्रॉफिक मूवमेंट्स का मतलब होता है ऐसे मूवमेंट जो कि वाटर की तरफ हो। फोटोट्रॉफिक मूवमेंट मतलब सनलाइट की तरफ मूवमेंट, फिर हमने पहला क्या देखा था? जियोट्रॉफिक मूवमेंट मतलब अर्थ की तरफ मूवमेंट, और हाइड्रोट्रॉफिक मूवमेंट मतलब वाटर की तरफ मूवमेंट। तो रूट्स जनरली ऐसा मूवमेंट हमें दिखाते हैं कि वाटर की तरफ ज्यादा ग्रो होते हैं। फिर आता है थिग्मोट्रॉफिक मूवमेंट। थिग्मोट्रॉफिक मूवमेंट का मतलब होता है टच की ओर मूवमेंट करना। ठीक है, ऐसा मूवमेंट जो कि टच की ओर हो उसे हम थिग्मोट्रॉफिक मूवमेंट कहेंगे। देखिए, आपने देखा होगा कभी, आपने अगर करेले का झाड़ या फिर वाटरमेलन का झाड़ या फिर किसी पी का झाड़ देखा है, पी का मतलब मटर का झाड़ देखा है, तो उनमें टेंड्रिल्स होते हैं, मतलब ऐसे रेशे जैसे। ये समझ लीजिए हमारा ये स्टेम है, तो उसमें ऐसे रेशे जैसे कुछ धागे होते हैं, या फिर
जिन्हें हम साइंटिफिक भाषा में टेंड्रिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंड्रिल्स। तो जहाँ से लीफ निकल रहा है वहां से ऐसे रस्सी जैसे टेंड्रिल्स निकले होते हैं। और आपने देखा होगा अगर कोई लकड़ी है या फिर दूसरा प्लांट है तो ये टेंड्रिल्स क्या करते हैं, उसके इर्द गिर्द ऐसे गोल 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 घूम जाते हैं जानबूझ के। अगर कोई स्टेम है तो वहां ऐसे उसको पकड़ लेंगे अच्छे से। तो इन टेंड्रिल्स में हमें थिग्मोट्रॉफिक मूवमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, थिग्मोट्रॉफिक मूवमेंट, इसी तरह एक्स्ट्रा आ गया एस, थिग्मोट्रॉफिक मूवमेंट देखने को मिलता है। क्या होता है यहाँ, ये टेंड्रिल्स जो होते हैं वो टच के लिए सेंसिटिव होते हैं, और जैसे ही ये किसी चीज को टच करते हैं, समझिए ये स्टेम है, यहाँ से एक टेंड्रिल आया, ओके, टेंड्रिल में बना रहा हूँ, टेंड्रिल आया, तो जैसे इस ये वाले पार्ट ने इसे टच किया, ओके, तो क्या होगा, यहाँ का ग्रोथ रुक जाएगा, यहाँ का ग्रोथ स्लो होगा, और जो ऑक्सीजन है वो यहाँ इस पार्ट में चला जाएगा, ये इस साइड वाले पार्ट में, ओके। फिर यहाँ का ग्रोथ ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा, टेंड्रिल यहाँ पे सर्कल से सर्कल बनाते जाएगा और उस प्लांट को अच्छे से पकड़ लेगा। सी दिस, ऐसा होता है। सनलाइट के जैसा ही यहाँ भी होता है कि जिस पार्ट को टच किया वो पार्ट में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, या फिर ऑक्सीजन उस पार्ट से अगले पार्ट में डिफ्यूज हो जाएगा, और उसकी वजह से वो प्लांट एनसर्कल कर लेगा या फिर क्लिंग कर लेगा किसको, उस ऑब्जेक्ट को जिसको टच किया गया है टेंड्रिल से। और ऐसे ही हमें देखने को मिलता है कि टेंड्रिल्स जो है टच के लिए रिसेप्टिव होते हैं और मूवमेंट करते हैं टच के रिस्पॉन्स में। यहाँ मूवमेंट हुआ ना, प्लांट ने अपना एनसर्कल कर लिया उसको या फिर क्लिंग कर लिया ऑब्जेक्ट को, कैसे, मूवमेंट के जरिए। कैसा मूवमेंट हुआ, हाँ, टच की ओर मूवमेंट हुआ। जहाँ टच होता है वहां वो सेंस कर लेता है कि हमें ग्रो करना है और हमें सपोर्ट चाहिए, इसके लिए वो अपने आप को एनसर्कल कर लेता है वहाँ। तो ये था थिग्मोट्रॉफिक मूवमेंट। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पिक्चर कितना अच्छा दिखाया गया है, देखिए कैसे इसने एनसर्कल कर लिया, मतलब ये ऐसा घूमता रहेगा ये टेंड्रिल। हाँ, जैसे ही ये किसी चीज को टच करेगा तो फिर इसका मूवमेंट शुरू कर देगा अपना गोल गोल सर्कल करने का, इसे हम कहते हैं थिग्मोट्रॉफिक मूवमेंट। नेक्स्ट है कीमोट्रॉफिक मूवमेंट। कीमो मतलब केमिकल, ठीक है, और ट्रॉफिक मतलब मूवमेंट, डायरेक्शनल मूवमेंट। तो कीमोट्रॉफिक मूवमेंट मतलब प्लांट जब केमिकल स्टिमुलस के डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। ये आपने ज्यादा नहीं सुना होगा लेकिन इंपॉर्टेंट है, और आपको अगर आपने हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस पढ़ा है तो आपको ये समझ में आ जाएगा, या फिर आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में हम नहीं जाएंगे। ये हमारे पोलन ग्रेन्स होते हैं प्लांट के, ये मेल गैमेट्स को कैरी करते हैं। सिंपल भाषा बहुत ही, ये पोलन ग्रेन्स हैं, इनमें मेल गैमेट को कैरी किया जाता है। आपने ये बात सुनी होगी, जब ये पोलन ग्रेन किसी स्टिग्मा पर गिरते हैं, ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में जरा रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बता देता हूँ फ्लावर के। देखिए ये हमारा फ्लावर है, ये हमारा है गाइनोशियम, ये एंड्रोशियम। तो ये एंड्रोशियम जिसे हम कहते हैं, स्टेमेन जिसे कहते हैं, वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्टेमेन। और ये जो स्टिग्मा हमें, ये जो स्टाई, ये क्या बोलते हैं इसे, गाइनोशियम जो हमें दिख रहा है, पिस्टल, वो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये जो हमें दिख रहे हैं ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो हमें पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट का जब यूनियन होगा तब फर्टिलाइजेशन होगा, तब जाइगोट बनेगा, तब नया जीवन उत्पन्न होगा। तो क्या होता है कि हमारा जो प्लांट है उसमें से पोलन ग्रेन निकलते हैं, जो कि मेल गैमेट को यहाँ पोलन ग्रेन बोलते हैं स्टेमेन पे, जो कि जाते हैं कहाँ, कैसे जाते हैं वो मैंने पढ़ाया हुआ है चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जाके वहां देखिए अच्छे से समझा गया है। तो कैसे भी, अभी मान लीजिए कि पोलन ग्रेन उड़ के यहाँ गए, ठीक है, इस ऊपर वाले पार्ट को स्टिग्मा कहते हैं, इसको स्टिग्मा पे आए तब ये जर्मिनेट होते हैं, ठीक है, अपने ये जो है अपने अंदर से मेल गैमेट को बाहर छोड़ते हैं, और फिर मेल गैमेट स्टाइल से होते हुए ऐसे घूम के एग तक जाता है, ओवरी में एग रखा हुआ होता है, उसको फर्टिलाइज करता है। तो ये कैसे जाता है, ये कीमोट्रॉफिज्म दिखाता है। ये जो इसे पोलन ट्यूब कहते हैं, पोलन ट्यूब जो बढ़ रहा है
ये हमें क्या दिखाता है, कीमोट्रॉफिज्म, मतलब यहाँ से शुगर निकलता रहता है, उस शुगर के उस दिशा में ही क्या होता है, ये आगे बढ़ते जाता है पोलन ट्यूब। ठीक है, पहले ऐसे इतना बड़ा था, फिर आगे और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ। तो यहाँ से शुगर निकलते जा रहा है, वो शुगर के दिशा में जा रहा है। ठीक है, और यहाँ एक कुछ सेल्स रहते हैं सिनर्जिड्स, वो भी इस पोलन ट्यूब को केमिकल मैसेज के जरिए गाइड करते हैं एक तक आने के लिए। ओके, तो ऐसा मूवमेंट जो केमिकल की दिशा में हो या फिर केमिकल स्टिमुलस की वजह से हो, उसे हम क्या कहेंगे, कीमोट्रॉफिज्म। ठीक है, तो हमने कितने मूवमेंट्स देखे, पहला हमने देखा जियोट्रॉफिज्म, फिर सेकंड हमने देखा फोटोट्रॉफिज्म, थर्ड हमने देखा हाइड्रोट्रॉफिज्म, फिर हमने देखा थिग्मोट्रॉफिज्म, और अब हम देख रहे थे कीमोट्रॉफिज्म। तो इतने सारे मूवमेंट्स हमने देख लिए। आप एक काम कीजिए, छोटा सा एक चार्ट बना लीजिए, एक पेपर पे अपनी दीवार पे स्टिक कर दीजिए और सबके नाम लिख दीजिए, और आपको हर रोज रिवाइज करना है कि इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या। आपको 3 से 4 दिन के अंदर पूरा याद हो जाएगा। अब हम बात करेंगे सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि मैं आपको बोला था कि पढ़ाऊंगा आगे, और हाँ आज मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, हार्मोन्स इन प्लांट्स। अब हार्मोन्स क्या हैं, हार्मोन्स क्यों, कहाँ बनते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, ये सब हमें जानना है आज। तो देखिए, हमने देखा था कि एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में नर्वस सिस्टम रहता है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, इतना हमने देखा था। लेकिन नर्व्स जो है, न्यूरॉन्स जो है, वो हर एक जगह तो नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है, हर एक सेल तक तो नहीं पहुंच सकते हैं न्यूरॉन्स। और जो हमारा इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, वो एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होगा। ठीक है, तो जब तक वो पूरे तरफ फैल नहीं जाता है, तब तक दूसरा इलेक्ट्रिकल इंपल्स मतलब पूरी तरह पहुंच नहीं जाता है टारगेट ऑर्गन तक, तब तक दूसरा इंपल्स जनरेट नहीं होता है किसमें, उस न्यूरॉन में। तो ये हमारे मूवमेंट्स को लिमिट कर देगा या नहीं कर देगा, कर देगा, क्योंकि पहली बात, हर जगह न्यूरॉन तो हो नहीं सकते, हर बॉडी पार्ट में हर एक सेल तक न्यूरॉन नहीं हो सकते हैं। और सेकंड कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स हमेशा जनरेट होते हुए नहीं रह सकते हैं। तो हमें कुछ ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जिससे हमारे हर एक बॉडी पार्ट तक वो मैसेज पहुंच जाए, जो हमें पहुंचाना है, हमारे बॉडी को जो मैसेज पहुंचाना है वो हर एक बॉडी के सेल तक पहुंच जाए। ओके, और ऐसे कुछ मैसेंजर भी चाहिए जो कि ये काम हमारा कर दे, हर एक सेल तक वो मैसेज को पहुंचा दे। तब रोल में आता है, तब पिक्चर में आता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम और हार्मोन्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब हमारा जो ब्लड है, ब्लड तो हर एक सेल तक जाता है, बिकॉज हर एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए, हर एक सेल को न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो ब्लड वेसल्स जो हैं बहुत ही महीन होके हर एक सेल से करीब करीब हर एक सेल से कांटेक्ट बनाए रखते हैं। तो हम ब्लड को एक मीडियम की तरह यूज कर सकते हैं इस मैसेज को पहुंचाने के लिए। हमें मैसेंजर कोई भी हो, पर हमें उसे ब्लड के साथ ही भेजना होगा हर एक सेल को पहुंचाने के लिए वो मैसेज। तो क्या होता है, तो हार्मोन्स काम में आते हैं और ब्लड वेसल्स काम में आते हैं। देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं, मैं आपको ये अच्छे से यहाँ भी पढ़ाऊंगा जब मैं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो क्या करते हैं, हार्मोन पोर कर देते हैं। कहाँ, ब्लड स्ट्रीम में, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन पोर कर देते हैं, और ये हार्मोन्स हर एक सेल तक पहुंच जाते हैं, और ये एक हार्मोन्स मैसेंजर की तरह होते हैं। ठीक है, सेल के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं अलग अलग प्रकार के, कुछ रिसेप्टर सेल्स के ऊपर होते हैं, कुछ रिसेप्टर सेल के अंदर होते हैं। तो इन रिसेप्टर से जाके बाइंड हो जाते हैं और अपना मैसेज कन्वे कर देते हैं हर एक सेल को। कौन, हार्मोन्स। और हार्मोन्स कौन प्रोड्यूस करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स किसके किसके कंट्रोल में होते हैं, ब्रेन के, हाइपोथैलेमस होता है हमारे ब्रेन में, जिसके कंट्रोल में ग्लैंड्स होते हैं अलग अलग। तो ऐसे हमारे ह्यूमन बॉडी में होता है एंडोक्राइन सिस्टम। प्लांट में भी ऐसा ही होता है, लेकिन इनमें ग्लैंड्स नहीं होते हैं। इनमें कुछ सेल्स ही होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं अलग अलग हार्मोन्स, और वो अलग अलग हार्मोन्स प्लांट के लाइफ के अलग अलग फेजेस में पहुंचाते हैं प्लांट को। ठीक है, तो ये देखिए पहले पेज पे ये लिखा है कि हमें हार्मोन्स की क्यों जरूरत है, क्या है हार्मोन्स। ठीक है, तो ये 2 पेज में वही इंट्रोडक्शन है, आप चाहे तो इसे पढ़ ले।
एक बार पढ़ लेंगे तो अच्छा होगा, इसे आपको लिख के रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हार्मोन्स क्या होते हैं? पहली बात, हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस दैट एक्ट लाइक मैसेंजर मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी। हार्मोन्स केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। वैसे तो हर एक चीज़ केमिकल से बनी हुई है, लेकिन हार्मोन्स ऐसे केमिकल होते हैं जो मैसेंजर की तरह एक्ट करते हैं, मैसेंजर मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करते हैं बॉडी में, चाहे वो प्लांट बॉडी हो या एनिमल बॉडी। After being made in one part of the body, they travel to other parts of the body. They travel to ये दो बार हो गया, ठीक है। They travel to other parts of the body where they help control how cells and organs do their work. क्या करते हैं ये? किसी एक पार्ट में बनते हैं बॉडी के, जैसे कि एंडोक्राइन ग्लैंड में हार्मोन बना, तो क्या करता है हार्मोन एक पार्ट में बना कहीं पर, वो ब्लड के जरिए या फिर प्लांट्स में सेल टू सेल अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जाते हैं, अलग अलग बॉडी के जगहों पर जाते हैं और बताते हैं सेल्स को कि क्या काम करना है, ऑर्गन्स को बताते हैं कि क्या काम करना है तुम्हें अब, ठीक है। तो एक मैसेंजर की तरह, दूत की तरह काम करते हैं, ठीक है। मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा, इंडियन भाषा यूज करेंगे हम, क्योंकि उसमें आपको अच्छे समझ में आएगा। तो मेरे को आपको शशि थरूर नहीं बनाना है, मेरे को आपको कॉन्सेप्ट समझाना है। इसके लिए मैं ज़्यादातर हिंदी के शब्द यूज़ करता हूँ और ऐसे शब्द यूज़ करता हूँ जो आप डेली लाइफ में यूज़ करें या फिर आपने पढ़ा हो उस शब्द के बारे में। तो दूत हम बहुत बार देखते हैं, ये राजदूत आ रहा है, ये वो। दूत का मतलब वही होता है जो मैसेज कन्वे करे, मैसेज दे। उसी प्रकार हॉर्मोन्स भी होते हैं। देखिए क्या है, व्हेन ग्रोइंग प्लांट्स डिटेक्ट लाइट, अ हार्मोन कॉल्ड ऑक्सिन, मैंने आपको बताया था ऑक्सिन क्या करता है, सिंथेसाइज्ड एट शूट टिप्स हेल्प द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर। क्या होता है जब प्लांट शूट टिप्स, मतलब जो स्टेम का टिप होता है, समझ लीजिए स्टेम का टिप है, तो यहाँ पे जो सेल्स डिवाइड हो रहे हैं उनमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। मतलब बॉडी के किसी एक पार्ट में प्रोड्यूस हुआ, अब वो क्या करेगा, देखेगा ऊपर, सेंस करेगा, सेंस करेंगे वो ऊपर के सेल्स की, यहाँ धूप अच्छा मिल रहा है तो वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, और ऑक्सीजन जो है बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में फिर जाएगा। रूट्स को बोलेगा भाई तुम भी बढ़ो अच्छे से, धूप अच्छे से मिल रहा है हमें, हम अच्छे से फोटोसिंथेसाइज कर सकते हैं, अच्छे से खाना बना सकते हैं, तुम भी बढ़ो। लीव्स को बोलेगा कि तुम भी बढ़ो, हर एक पार्ट को बोलेगा कि बढ़ो, अब अभी अच्छा मौसम है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है प्लांट के पार्ट्स को। फिर ऑक्सीजन, मैंने बताया था कि ऑक्सीजन स्टेम को कैसे बेंड कर देता है, जिस पार्ट पर धूप पड़ रही है वो पार्ट क्या होता है स्टेम का, वो वहां से ऑक्सीजन डिफ्यूज जाता है साइड वाले पार्ट में, और इसकी वजह से वो पार्ट धीरे ग्रो होने लगता है। और जो साइड वाला पार्ट है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, तो वो जल्दी जल्दी वहां सेल डिवीजन होता है और वो दूसरा वाला पार्ट क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है धूप की ओर, मतलब पूरा स्टेम बेंड हो जाएगा धूप की ओर। समझ में आ गया आपको? फिर आगे देखते हैं हम। देखिए यह है कुछ और हार्मोन्स जो आपको याद रखने हैं। पहला हमने याद किया ऑक्सीजन, दूसरा है गिबरेलिन। तो गिबरेलिन क्या करता है, ये भी स्टेम को ग्रो करवाता है, ठीक है, हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ स्टेम, और ऑक्सीजन भी ग्रोथ ही करवाता है। साइटोकाइनिन ये भी प्रमोट सेल डिवीजन, ये भी क्या करता है, सेल डिवीजन करवाता है। इट इज नेचुरल देन दैट दे आर प्रेजेंट इन ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिवीजन सच एज फ्रूट्स एंड सीड्स। ये ऐसे एरियाज में प्रेजेंट होता है जहाँ नेचुरली सेल डिवीजन ज्यादा हो रहा है, मतलब सेल डिवीजन करवा रहा है ज्यादा, जैसे कि फ्रूट हुए, सीड हुए, और ऐसे पार्ट जहाँ सेल डिवीजन ज्यादा हो रहा है। मतलब ये तीन हार्मोन्स है हमारे पास, ऑक्सीजन, गिबरेलिन और साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का मतलब ये होता है सेल डिवीजन करवाने वाला, ठीक है। तो ये तीन हार्मोन्स क्या है, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स, ठीक है। ये ग्रोथ को प्रमोट करवाते हैं। लेकिन समझ लीजिए अगर अकाल आ गया, बारिश नहीं है, धूप नहीं आ रहा है, प्लांट को ठीक से न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे हैं, तो प्लांट अगर इन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता रहेगा तो क्या होगा, प्लांट मर जाएगा, बिकॉज जितना उसके पास है नहीं उतना वो यूटिलाइज कर रहा है ग्रो करने में। ग्रोथ के लिए हमें बाहर से बहुत सारा सपोर्ट चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए, लेकिन खाना पानी है नहीं, पर आप अपनी बॉडी में ग्रोथ करवा रहे हो, तो वो क्या जिंदा रह पाएगा? नहीं। तब उसको क्या करना पड़ता है, अपने आप को रोक के रखना पड़ता है, हर एक सेल को बताना पड़ता है कि भाई अभी डिवाइड मत कर, जो है उसी में खुश रहे और थोड़ी देर रुक जा, जब अच्छा टाइम आएगा फिर हम डिवाइड करेंगे। तो यही होता है ऐसे टाइम्स में, स्ट्रेस के टाइम्स में क्या होता है, एब्सिसिक एसिड सिक्रेट करता है,
जो कि ग्रोथ को रोक देता है, ठीक है, और पत्तों को सूखने में मदद करता है। मतलब जो काम के पत्ते नहीं है, जो काम के पार्ट्स नहीं है प्लांट के, चाहे वो फ्लावर हो पत्ते हो, उनको सुखा देता है और गिरवा देता है, ताकि वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट इस्तेमाल ना करे और प्लांट कम से कम न्यूट्रिएंट में सर्वाइव कर जाए। तो स्ट्रेस हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। ट्रांसपीरेशन की वजह से प्लांट हर एक शाम को, हर एक इवनिंग में प्लांट जो है स्ट्रेस से गुजरता है, वाटर स्ट्रेस से, ठीक है। बिकॉज ट्रांसपीरेशन में बहुत सारा पानी जो है वेस्ट हो जाता है प्लांट का, या फिर इवेपोरेट हो जाता है, और इसकी वजह से प्लांट को हर एक शाम में स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है। और इसे कहते हैं प्लांट जब स्ट्रेस में आता है, इसीलिए हम शाम को पानी देते हैं प्लांट्स को। तो हर एक काम हम होशियारी से करते हैं। आपने देखा होगा कि अपनी मम्मी बोलती होगी दोपहर में मत दे पानी, शाम को देना बेटा। शाम को इसलिए दिया जाता है बिकॉज शाम में वाटर स्ट्रेस की कंडीशन में होता है प्लांट, और हम जो वाटर देते हैं तो उसका स्ट्रेस कम हो जाता है, या फिर उसको वाटर की वाटर की जो ज़रूरत है वो कम हो जाती है, बिकॉज हम वाटर दे देते हैं उसे, ठीक है। तो एब्सिसिक एसिड जो है स्ट्रेस हार्मोन है, जो कि स्ट्रेस वाली कंडीशन में, जैसे कि डोरमेंसी मेंटेन करना, सीड की डोरमेंसी मेंटेन करना, ऐसे फंक्शंस में काम आता है। इथिलीन ये दोनों काम करता है। इथिलीन ग्रोथ प्रमोशन भी और ग्रोथ को इनहिबिट भी करता है, लेकिन इसका ज़्यादातर फंक्शन जो है वो इनहिबिटिंग टाइप वाला है, मतलब रोकने वाला है। तो इसके लिए हम इसे ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन में डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखना है दोनों फंक्शन करता है। इट अफेक्ट्स फ्रूट राइपनिंग, फ्रूट को जल्दी पकाता है। ऑर्गन ऑब्सेशन, जो ऑर्गन को क्या कर देता है, जो ऑर्गन आप काम के नहीं रहे हैं उनको ऑब्सेस कर देता है, मतलब उनको गिरवा देता है, ओके। तो ये था कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। हमने आज बहुत कुछ पढ़ा, छोटा लेक्चर है ये पिछले लेक्चर से, लेकिन आपको ये रिवाइज करना है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल पार्ट है, बहुत जल्दी हम भूल जाते हैं इसको, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।